देखिए भारतीय आयुध अधिनियम 1959 जो है हम पढ़ रहे थे, इसकी धारा 15 तक जो है हमने पढ़ लिया था। इसकी अस्तित्व अवधि और नवीनीकरण, इसका जो नवीनीकरण है 5 वर्ष की जो है अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, या कह लीजिए अनुज्ञप्ति जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, और हर 5 वर्ष बाद जो है इसका नवीकरण करना पड़ेगा हथियारों का, आयुधों का। इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि लघुतर अवधि के लिए भी जो है अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। कम अवधि के लिए अगर प्रदान की जाना हो तो वो भी प्रदान की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में अगर कम अवधि के लिए प्रदान की जाना हो तो वो भी प्रदान की जा सकती। अब जो है धारा जो है अपन पढ़ेंगे 16। धारा 16 जो है फीस आदि के बारे में है। अनुज्ञप्ति के लिए फीस आदि, अनुज्ञप्ति के लिए फीस, ठीक, इतना ही पर्याप्त है कि भाई अनुज्ञप्ति जब आप लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप अनुज्ञप्ति चाहेंगे तो उसके लिए जो है आपको फीस भी देनी पड़ेगी, है ना। चाहे आप अनुज्ञप्ति चाह रहे हो या उसका नवीनीकरण, दोनों ही अवस्थाओं में आपको फीस देनी पड़ेगी। चाहे आप अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेने के लिए आपने आवेदन किया हो या फिर नवीनीकरण के लिए किया हो, दोनों के लिए, ठीक है। अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया हो या फिर नवीनीकरण के, दोनों की बात कह रहा है ये, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है फीस देनी पड़ेगी। अब बात आती है कि भाई फीस कितनी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें कोई फीस खोली नहीं गई है कि भाई फीस कितनी पर्टिकुलर इतने रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें इतना कहा गया है कि जो विहित की जाए, जो विहित की जाए, आपको याद रखना है कि कितनी फीस देनी पड़ेगी, जो विहित की जाए उतना फीस आपको देना पड़ेगा। जितना विहित का मतलब जितना भी तय किया जाए उतनी जो है फीस आपको देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है कि जो, देखिए आप खुद ही जानते हैं कि अलग अलग हथियार, नीचे परंतु में भी लिखा है कि अलग अलग जो हथियार होते हैं उसके लिए अलग अलग जो है फीस तय होती है। जैसे रिवॉल्वर के लिए कुछ अलग होती है, 12 बोर की बंदूक है उसके लिए अलग होती है। तो अलग अलग कैटेगरी के हथियार होते हैं, उसी के हिसाब से जो है सरकार अपने हिसाब से क्या करती है, फीस तय कर लेती है। इसीलिए यहाँ लिखा नहीं गया कि कितनी किस हथियार के लिए जो है फीस तय होगी, और घटती बढ़ती भी रहती है ना, कोई स्थिर नहीं रहती एक बार में, तो घटती बढ़ती भी रहती है। सरकार कभी बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। तो जितनी भी फीस सरकार तय करेगी उतनी फीस आपको देना पड़ेगा। इसलिए आपको इतना याद रखना है कि कितनी फीस देनी पड़ेगी, जो विहित की जाए उतनी जो है फीस जो है आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा ये भी लिखा है कि विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए भिन्न भिन्न फीसें हो सकती हैं। अलग अलग जिस प्रकार की अनुज्ञप्ति होगी, रिवॉल्वर की होगी तो उसके लिए अलग हो सकती है, 12 बोर की बंदूक होगी तो उसके लिए जो है अलग जो है फीस हो सकती है। तो ये बस आपको जो है 16 में केवल इतना याद रखना है कि अनुज्ञप्ति के लिए फीस कितनी होगी, अनुज्ञप्ति के लिए जो विहित की जाए उतनी फीस होगी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर जो है कोई रकम कह सकते हैं, जैसे कोई कीमत कहते हैं, वो नहीं खोला है इसमें, ठीक है। इसमें केवल इतना ही याद रखना है। अब देखिए सेक्शन 17। सेक्शन 17 जो कहता है अनुज्ञप्ति में फेरफार उनका निलंबन और प्रतिशहन से संबंधित है। फेरफार, निलंबन और प्रतिशहन, निलंबन और प्रतिशहन, तीनों चीजों से संबंधित है। आपका जो धारा 17 है कैसे संबंधित है? फेरफार, निलंबन और प्रतिशहन से। तो कौन कर सकता है अनुज्ञप्ति में फेरफार? अनुज्ञप्ति में फेरफार कर सकता है आपका अनुज्ञापन प्राधिकारी स्वयं या धारक के आवेदन पर। तो कौन कर सकता है फेरफार? अनुज्ञापन प्राधिकारी, यानी जिसने आपको अनुज्ञप्ति प्रदान की थी वो अधिकारी क्या कर सकता है, अनु जो आपको अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है उसमें फेरफार कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है या प्रतिबंधित कर सकता है। अनुज्ञापन प्राधिकारी, याद रखना है आपको, अनुज्ञापन प्राधिकारी। यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि कौन क्या करता है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है अनुज्ञप्तियों में फेरफार, निलंबन या प्रतिशहन कर सकता है।
या तो स्वयं कर सकता है अपने आप में जब उसे लगता है ठीक किसी वजह से किसी कारण से, या फिर जो है धारक के आवेदन पर, या जो है धारक के आवेदन पर। मतलब आप चाहते हैं कि भैया इस तरीके, या मान लो आप चाहते हैं तो भी कर सकता है। आप क्या चाहते हैं, मान लो आप पे लाइसेंस था, आप चाहते हो कि भैया अब नहीं चाहिए, तो आप आवेदन कर दो तो वो कर सकता है ना। या आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें निलंबन वगैरह कुछ कराना है तो आप कह सकते हो तो भी कर सकता है, स्वयं भी कर सकता है और आपके कहने पर, यानी जो धारक है, जो हथियार धारक है उसके कहने पर भी, या कह लीजिए जो लाइसेंस होल्डर है उसके कहने पर भी जो है कर सकता है। तो याद रखना है कौन करता है अनुज्ञप्ति में फेरफार निलंबन प्रतिहरण, ये याद रखना है अनुज्ञापन प्राधिकारी करता है, यही पूछा जाएगा। ठीक है, स्वयं कर सकता है और या जो धारक है उसके आवेदन पर भी कर सकता है। इसके अलावा क्या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी याद रखना है, न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। न्यायालय कब करता है? न्यायालय न्यायालय तभी करता है जब सिद्ध दोष होता है व्यक्ति। न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराए गए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति की अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत की जा सकती है। व्यक्ति की अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत एक मिनट प्रतिसंहृत की जा सकती है। ये भी आपको याद रखना है कि न्यायालय भी कर सकता है। कब कर सकता है? जब न्यायालय द्वारा किसी जो है व्यक्ति की जो है उनको क्या ठहराया जाता है? सिद्ध दोष ठहराया जाता है। जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो न्यायालय भी जो है उसकी अनुज्ञप्ति को क्या कर सकता है? प्रतिसंहृत कर सकता है। तो दो लोग का, एक तो अनुज्ञापन प्राधिकारी तो करता ही है, उसको तो पावर है ही। इसके अलावा न्यायालय भी कर सकता है जब वो किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराता है। तो अब दो चीजें याद रखना है ना। नॉर्मली तो आप जानते हैं कि सब अनुज्ञापन प्राधिकारी करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि जब किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो कौन करता है, तो फिर न्यायालय करता है। ठीक है, सिद्ध दोष की बात आएगी तो कौन करेगा? न्यायालय करेगा। ठीक है, सिद्ध दोषी की अवस्था में कौन करेगा? न्यायालय करेगा। नॉर्मली आपका जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी तो करता ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब अगर वो सिद्ध दोष पूछ रहा है तो आप लगाएंगे कि न्यायालय। ठीक, इतना आपको जो है इसमें ध्यान रखना है। और ये तो आप जानते हैं कि जब आपकी जो है अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत कर दी जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जितनी अवधि आपको दी जाएगी उतनी अवधि के भीतर जो है आपको जो है आपकी अनुज्ञप्ति जो है क्या करनी पड़ेगी? जमा करनी पड़ेगी। अनुज्ञप्ति को जो है क्या करना पड़ेगा? परिदत्त करना पड़ेगा या जमा जो है करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है इसमें कोई खास चीज नहीं आती। अनुज्ञप्ति के धारक के आवेदन पर भी अनुज्ञप्ति की शर्तों में फेरफार जो है अनुज्ञापन प्राधिकारी कर सकता है। ये अपन पहले लिख ही चुके हैं कि अनुज्ञापन प्राधिकारी जो धारक व्यक्ति है उसके कहने पर जो शर्तें वगैरह है उसमें भी जो है क्या कर सकता है? परिवर्तन आदि कर सकता है। इसके अलावा इसका चौथा क्लॉज में जो लिखा ही है कि धारक के जो है आवेदन पर कर सकता है, तो वो हमने यहाँ लिख ही लिया है। तो ये दो ही चीजें इसमें जो है निकलती हैं और कोई जो है नहीं निकलती। सातवीं में जो क्लॉज में जो है आपका लिखा है कि दोष सिद्धि पर जो है दोष सिद्धि अपील या अन्यथा अपास्त की जाए तो निलंबित प्रतिसंहरण शून्य हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे, ये तो आप जानते हैं इसीलिए लिखा नहीं है कि अगर मान लीजिए न्यायालय ने आपकी जो है अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत किया है या जब्त किया है और अगर अपील न्यायालय जो है निर्णय को उलट देता है तो ये वाला जो आदेश है वो क्या हो जाता है? वो अपने आप में क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ये लिखने की बात तो है नहीं, ये तो कॉमन बात है कि मान लीजिए अगर किसी न्यायालय ने आपकी जो है अनुज्ञप्ति को जब्त कर लिया मान लीजिए या कैंसिल कर दिया मान लीजिए और उसके बाद आप अपील में गए और अपील न्यायालय ने जो है उस न्यायालय का निर्णय अगर उलट दिया
तो जो आपका आदेश दिया गया था जब्ती का, वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन बात है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए अपील में सेक्शन जो है 18 अपील से संबंधित है। ये सेक्शन याद रखना है कि सेक्शन जो है 18 कैसे संबंधित है, आपका अपील से संबंधित है। तो इसमें भी 2 या 3 ही पॉइंट आपको लिखना है। पहला तो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अपील प्राधिकारी को होगी। अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी, अनुज्ञापन प्राधिकारी को होगी। तो अपील अपील प्राधिकारी को होगी, सॉरी, अनुज्ञापन प्राधिकारी की अपील अपील प्राधिकारी को होगी। अपील प्राधिकारी को होगी, ये याद रखना है आपको कि अनुज्ञापन प्राधिकारी की जो है अपील कहाँ होती है, अपील प्राधिकारी को होती है। सिंपल याद रखना है, अपील प्राधिकारी को होगी। दूसरा, सरकार या उसके निर्देशाधीन आदेश से कोई अपील नहीं होगी, ये भी याद रखना है। अगर सरकार के द्वारा जो है आपकी अनुज्ञप्ति जो है निलंबित की जाती है या जब्त की जाती है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, ये भी याद रखना है कि सरकार या उसके निर्देशाधीन उसके निर्देशाधीन आदेश से, सीधा लिख सकते हैं, आदेश से कोई अपील नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि सरकार ने ही आपकी जो है लाइसेंस जो है जब्त कर लिया, या सरकार के आदेश से जो है आपका लाइसेंस जब्त किया जाता है, तो उस आदेश की कोई अपील नहीं होगी। याद रखेंगे कि अगर सरकार या सरकार के आदेश के अधीन आपका लाइसेंस जब्त किया जाता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती। सीधी सी बात है, याद रखना है कि सरकार ने जब आपका लाइसेंस जो है जब्त कर लिया है या प्रतिबंध किया है, कुछ भी किया हो, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, उस आदेश की जो है अपील नहीं होगी। सीधा सा याद रखें कि सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी या नहीं होगी। तीसरा याद रखना है कि अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा। अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा, मतलब इसके आदेश के खिलाफ और कहीं नहीं जा सकते, आदेश अंतिम होगा। ये भी याद रखना कि अपील प्राधिकारी का जो आदेश है वो क्या होगा, अंतिम होगा। इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, कहीं और भी नहीं जा सकते। तो ये याद रखना कि अपील प्राधिकारी का जो भी आदेश है वो क्या होगा, अंतिम होगा। और बाकी चीजें कॉमन है, जो अपन को लिखना नहीं है, वो नॉर्मल रहती है। देखिए आप जानते हैं कि जब भी कोई अपील होती है या अपील की जाती है तो सामने वाली पार्टी को सुनवाई का मौका दिया जाता है, तो ये चीजें लिखने की नहीं होती। ये तो सभी जानते हैं कि जब अपील होगी तो सामने वाली पार्टी को सुना जाएगा, बगैर सुने तो अपील होकर जो है उसका अपील का निर्णय दिया नहीं जाएगा। तो ये कॉमन चीजें, ये 3 फैक्ट इसमें जरूर जो है वो आपको याद रखें। बाकी कॉमन चीजें हैं तो वो अपन ने इसमें नहीं लिखी। ये तो आप जानते हैं कि सुनवाई का जो है युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, तभी जो है अपील का जो है आदेश जो है पारित किया जाएगा। और ये तो ये सीधे आपको इसमें लिखना है। दूसरा ये भी है कि अपील की जो समय अवधि है वो आपकी लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है उसकी गणना की जाएगी, तो वो कॉमन बात है, तो उसको नहीं लिखेंगे अपन, है ना। तो इसमें 2 या 3 फैक्ट निकलते हैं। पहला तो जो है जो अपील जो है किसको होगी, अपील प्राधिकारी को होगी, सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। और तीसरा जो है अपील प्राधिकारी का जो आदेश है वो क्या होगा, अंतिम होगा। तो ये 3 जो है फैक्ट इसमें निकलते हैं। अब देखिए अध्याय जो है आपका 4 है। अध्याय 4 में शक्तियां और जो है प्रक्रिया जो है बताई गई है। अध्याय 4 में जो है
शक्तियां और प्रक्रिया। देखिए धारा जो है 19, धारा 19 कहती है अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 19 सभी इंपॉर्टेंट है वैसे, इसमें कुछ फैक्ट है। सेक्शन 19 क्या पढ़ रहे थे, अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति। अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति, अनुज्ञप्ति पेश करने की मांग करने की शक्ति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप लाइसेंस ले जा रहे हैं, बंदूक ले जा रहे हैं, हथियार ले जा रहे हैं, तो आपसे लाइसेंस मांगा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हथियार ही नहीं ले जा रहे हैं, बगैर हथियार के जा रहे हैं तो कोई नहीं मांगेगा। जब आप हथियार लेके जाते हो तो कौन व्यक्ति जो है आपकी अनुज्ञप्ति आते मांग सकता है, देख सकता है, चेक कर सकता है, उसके बारे में है ये। ठीक है, तो कौन कर सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है, केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर कर सकता है। तो कौन कर सकता है, पुलिस अधिकारी कर सकता है। मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी जो है, अगर आप हथियार ले जा रहे हो और उसको आप पे शंका होती है कि भाई हथियार लिए, मतलब हथियार लिए हैं कि इस पे लाइसेंस है भी या नहीं है, तो वो आपसे जो है आपका लाइसेंस जो है मांग सकता है, दिखाने के लिए आपसे अपेक्षा कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है आपसे, कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको लगता है कि भाई आप या शंका होती है या अपना समाधान करने के लिए जो है वो आपके लाइसेंस आपका देख सकता है जब आप हथियार लेकर चलते हो तब। या केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर हो सकता है, केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर, पुलिस अधिकारी तो कर ही सकता है। इसके अलावा जो है अगर किसी केंद्र सरकार ने किसी अधिकारी को या किसी ऑफिसर को सशक्त कर रखा है इस अधिनियम के तहत, तो वो भी जो है आपसे जो है लाइसेंस आपका मांग सकता है, देख सकता है। इसके अलावा ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर कोई व्यक्ति, ये तो उसने पुलिस अधिकारी ने या जो ऑफिसर है उसने आपसे लाइसेंस मांगा, इसमें दूसरा क्लॉज कहता है कि यदि वह व्यक्ति जिससे मांग की जाए अनुज्ञप्ति पेश करने से इनकार करता है, मना करता है, अनुज्ञप्ति नहीं दिखाता है, ठीक है, या फिर जो है अनुज्ञप्ति जो दिखाने में जो है असफल रहता है या दर्शित करने से इनकार करता है, तो ऐसे आयुध या गोला बारूद को अनुज्ञप्ति के बिना वहन करने के लिए वह इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रबद्ध विधि के आधार पर हकदार होगा। मतलब वो इस अधिनियम के अगर नहीं बताता है या दिखाता नहीं है तो इस अधिनियम के तहत ऐसा व्यक्ति क्या होगा, दोषी होगा। तो संपर्क ऑफिसर उससे अपना नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकता है। मतलब क्या पूछेगा, उससे नाम और पता बताने की जो है अपेक्षा कर सकता है। नाम पता भी नहीं बताता है तो यहाँ आप लिखेंगे, अगर नाम पता भी नहीं बताता है, नाम पता नहीं बताता है, बताता है तो क्या कर सकता है, तो जैसे सीआरपीसी में होता है वही चीज इसमें है, नाम पता नहीं बताता है तो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नाम पता नहीं बताता है तो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार कर सकता है। दो चीजें इसमें आपको याद रखना है, एक तो पुलिस अधिकारी ये वाला, और दूसरा अगर नाम पता नहीं बताता जो व्यक्ति है उससे अपेक्षा की जाती है, तो पुलिस अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा सशक्त जो ऑफिसर है उसको जो है कब गिरफ्तार कर सकता है, जब वो नाम पता भी नहीं बताता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वारंट के बिना वो क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। दोनों बातें हैं,
इसमें अगर नाम पता नहीं बताता है या पुलिस ऑफिसर को संदेह होता है तो उसका नाम पता सुनिश्चित करने के लिए उसे ये लगता है कि भाई गलत नाम पता बता रहा है, तो सीधा सीधा आपने लिखा है कि नाम पता नहीं बताता है, तो वो व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है उसे क्या कर सकता है, वारंट के बिना जो है गिरफ्तार कर सकता है। तो ये याद रखना आपको, पुलिस ऑफिसर या केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर जो है व्यक्ति जो है आपसे पेश करने की मांग कर सकता है। अब बात आती है कि भाई संदिग्ध परिस्थितियों में कौन गिरफ्तार कर सकता है। 20 कहता है संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तारी। संदिग्ध परिस्थितियों का अर्थ है ऐसी परिस्थितियों में संदेह यहाँ होता है, तो संदिग्ध परिस्थितियों में है 20 में। संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तारी। सेक्शन 20 का से संबंधित है आपका, संदिग्ध परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी कब की जा सकती है। देखिए नॉर्मली तो आपकी नियुक्ति जो है पुलिस ऑफिसर केंद्र सरकार द्वारा अपराधी सशक्त जो है ऑफिसर मांगते हैं। अब बात आती है कि ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां, जो संदिग्ध परिस्थितियां होती हैं जहां संदेह का आधार बनता है, संदिग्ध परिस्थिति मतलब जहां आपका संदेह करने का उचित आधार बनता है, ऐसी परिस्थितियों में जो है आपसे जो है आपकी गिरफ्तारी जो है कौन कर सकता है। तो यहाँ याद रखना है आपको, कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। जो भी मजिस्ट्रेट अगर उपस्थित है, कोई मजिस्ट्रेट उसको लगता है कि आप संदिग्ध परिस्थिति में हथियार ले जा रहे हैं, तो वो आपका हथियार जो है या कह लीजिए आपको जो है क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है हथियार सहित। दूसरा पुलिस अधिकारी भी कर सकता है। पुलिस अधिकारी भी जो है आपको संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है हथियारों सहित। दूसरा अन्य लोक सेवक भी कर सकता है, ये सब याद रखना। अन्य लोक सेवक भी कर सकता है, अन्य कोई लोक सेवक है वो भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कौन कर सकता है, इसमें काफी लोग कर सकते हैं। रेल, विमान या जलयान या प्रभण में नियोजित व्यक्ति। रेल, देखिए मान लो आप रेल में यात्रा कर रहे हैं तो रेल का जो नियोजित अधिकारी है या कर्मचारी है वो कर सकता है। आप विमान में यात्रा कर रहे हैं तो उसमें नियोजित कोई व्यक्ति है वो भी कर सकता है आपको। इसके अलावा काय में करते हैं आप यात्रा, जलयान में कर रहे हैं, यानी पानी के जहाज में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसमें नियोजित व्यक्ति है वो भी कर सकता है। या यान का मतलब होता है जो कोई व्हीकल वगैरह में आप सड़क के मार्ग से कोई व्हीकल गाड़ी वगैरह है उसमें यात्रा कर रहे हैं। मान लीजिए सार्वजनिक ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन वाला कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई बस में यात्रा कर रहे हैं तो उसमें नियोजित कोई जो है कर्मचारी वगैरह है वो भी जो है आपको गिरफ्तार कर सकता है। यान या प्रभण में नियोजित यान या प्रभण, एक मिनट, में नियोजित व्यक्ति भी व्यक्ति नहीं लिखा, व्यक्ति भी क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। वारंट के बिना गिरफ्तार ठीक है। तो ये याद रखना है कि भाई जब आपकी संदिग्ध परिस्थिति, उस समय कोई भी कर सकता है, सीधी सी बात है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, अन्य कोई लोक सेवक हो, रेल, विमान, जलयान, यान या प्रभण में नियोजित कोई भी व्यक्ति हो, अगर संदिग्ध परिस्थिति में तो ऐसा व्यक्ति जो है आपको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी कर सकता है। अगर कब कर सकता है, जब परिस्थितियां संदिग्ध हो, संदेह का आधार पैदा करती हो, कोई ऐसा लगता हो कि भैया ये कोई अपराध करने वाला है ये व्यक्ति, या ये कोई अपराधी व्यक्ति है या अपराध के लिए जा रहा है, इस तरीके की अगर कंडीशन होती है तो कोई भी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, अन्य लोक सेवक तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा रेल, विमान, जलयान, यान या प्रभण में नियोजित कोई भी व्यक्ति जो है आपको वारंट के बिना जो है गिरफ्तार कर सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
इन दोनों में अंतर याद रखना है, ठीक है। नॉर्मली ये करते हो, बाकी में ये करते हैं, तो इसी में गड़बड़ होती है लोगों की, है ना। तो संदिग्ध परिस्थिति में कुछ भी कर सकता है, वारंट के बिना जो है आपकी गिरफ्तारी। अब बात कहता है कि कब भाई कब्जा अगर विधि पूर्ण नहीं रह जाता, सेक्शन 21 कहता है कि अगर कब्जा विधि पूर्ण नहीं रह जाता तो आयत आदि का निक्षेप, निक्षेप मतलब उसको जमा करना पड़ेगा आपको। कब्जा विधि पूर्ण नहीं रह जाता, कब्जा विधि पूर्ण नहीं रह जाता, कब्जा विधि पूर्ण नहीं रह जाता, तो आयुध आदि का निक्षेप। ये कह रहा है कि भाई कब्जा जब आपका विधि पूर्ण नहीं रह जाता तो आयुध आदि का निक्षेप, यानी आयुध आदि को आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अब भाई कब्जा विधि पूर्ण कैसे, कई परिस्थितियों में कब्जा विधि पूर्ण नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लो अभी चुनाव आ रहे हैं यूपी में, अब चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, तो वहां पे आदेश निकलेगा कि जिनके भी हथियार है वो जमा करें। इसका मतलब ये है कि अब आपका कब्जा जो है विधि पूर्ण नहीं रह गया, उसको आपको जमा करना पड़ेगा। या मान लीजिए आपने नवीनीकरण नहीं कराया तो आपको जमा करना पड़ेगा। या मान लीजिए आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है तो आपका कब्जा विधि पूर्ण नहीं रह जाता। कई वजह हो सकती है कब्जा विधि पूर्ण ना रहने की, ठीक है। ये तो उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण चुनाव ही है। मान लो चुनाव में आपको पता ही होगा जिनके यहाँ हथियार हो, जब चुनाव आते हैं तो आपके हथियार जो है जमा कराए जाते हैं। उसका मतलब ये है कि उस समय आपका कब्जा विधि पूर्ण नहीं रह गया, सरकार का कोई आदेश आता है तो फिर आपको जमा करानी पड़ेगी। आपने नवीनीकरण नहीं कराया तो उसका मतलब ये है कि आपका कब्जा विधि पूर्ण नहीं रह गया, फिर आपको जमा करना पड़ेगा। या अन्य कोई वजह हो सकती है, मान लीजिए आपको न्यायालय ने जो है जब्ती का कोई आदेश दे दिया, आपको कोई सजा हो जाती है तो भी कब्जा विधि पूर्ण नहीं रह गया, तो भी आपको जमा करना पड़ेगा। तो कई जो है वजह होती है जिससे आपका कब्जा जो है विधि पूर्ण नहीं रह जाता। तो ऐसी अवस्था में जो है आपको हथियार को जो है जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि निक्षेपक की मृत्यु हो जाने की दशा में, ये तो आप जानते हैं कि कब्जा विधि पूर्ण नहीं रह जाता तो आपको क्या करना पड़ेगा, हथियार को जो है जमा करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जमा करेंगे ये तो आप जानते हैं, इस अधिनियम के तहत आप कहाँ कहाँ जमा कर सकते हैं। एक तो आप सबसे पहला तो पुलिस थाने में जमा कर सकते हैं। दूसरा आप कहाँ जमा कर सकते हैं, दूसरा अगर कोई डीलर वगैरह होता है जहाँ से हथियार खरीदे जाते हैं उसके यहाँ जमा कर सकते हैं। तीसरा अगर मान लो आप सेना में है या किसी तो यूनिट शस्त्रागार होता है वहां भी आप जमा कर सकते हैं। जो तीनों जगह जो है आप जमा कर सकते हैं, थाने में भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप, ये कॉमन बात है इसीलिए लिखा नहीं रही, ये कॉमन है, देखिए आप थाने में जमा कर सकते हैं हथियारों को। इसके अलावा आप जो व्यवहारी होते हैं, जो डीलर होते हैं उनके यहाँ भी जमा कर सकते हैं। देखिए थाने में फ्री में जमा हो जाते हैं, है ना, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, थोड़ा बहुत जो भी कर लगता है रसीद वगैरह, हालांकि कुछ नहीं लगता। व्यवहारी वगैरह के यहाँ जमा करेंगे वो थोड़ा बहुत पैसा लेता है उसका, उसके यहाँ जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट शस्त्रागार वगैरह होता है वहां भी जो है, अगर कोई सेना में है, सेना का कोई सदस्य वगैरह है तो वहां भी जो है वो जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है इसमें कि अगर निक्षेपक की मृत्यु हो जाने की दशा में, निक्षेपक का मतलब है जिसने हथियार जमा किया था, अब वो मर जाता है। अपन इसको देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो निक्षेपक था जिसने हथियार जमा किए थे, अगर उस हथियार जमा करने के बाद वो मर जाता है तो क्या होगा। ये इसमें अपन देखेंगे कि अगर निक्षेपक की मृत्यु हो जाने की दशा में, निक्षेपक की मृत्यु हो जाने की दशा में, अगर निक्षेपक की मृत्यु हो जाती है, हो जाने की दशा में यदि उसका विधिक प्रतिनिधि विहित अवधि के भीतर, दशा में यदि उसका विधिक प्रतिनिधि उसका विधिक प्रतिनिधि विहित अवधि के भीतर, विहित अवधि के भीतर भी
वित्त अवधि के भीतर भी आयुध या गोला बारूद, पूरा शब्द आएगा, आयुध या गोला बारूद को वापस नहीं लेता है, को वापस नहीं लेता है, तो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से सरकार में संप्रत हो जाएगा। ये याद रखना। तो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, से जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से संप्रत, सरकार में संप्रत हो जाएगा। ये पूरा लिखना था, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से सरकार में संप्रत हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो मान लीजिए आपका जो हथियार है किसी भी वजह से, मान लो आपका निक्षेप हो गया तो जमा हो गया था, है ना। तो जमा होना तो कॉमन बात है, आप जानते हैं कई वजह से जमा करा लिए जाते हैं, चुनाव है, या मान लीजिए कोई परिस्थितियां ठीक नहीं लग रही है सरकार को, या मान लीजिए नवीनीकरण नहीं कराया आपने, बहुत सी वजह होती है जिस वजह से जो है आपको जो हथियार जो है निक्षेप करा लिए जाते हैं, जमा करा लिए जाते हैं। तो ऐसी अवधि में आपने जमा कर दिया, मान लीजिए किसी निक्षेपक ने जमा कर दिया, निक्षेपक मतलब जिसने जमा किया है, उस व्यक्ति ने जमा कर दी, अब उसकी हो जाती है मृत्यु। तो सीधा सा बात है, नियम मुझे होता है कि जो भी उसका वारिस होता है, एक निश्चित समय सीमा दी जाती है, टाइम दिया रहता है उसमें, उस टाइम के भीतर वो क्या करता है निक्षेपक, उसको ले सकता है वापस जाके अपना मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनवा के दिखा के कि भाई इनकी मृत्यु हो गई है, मैं इनका वारिस हूँ, इस वजह से जो है हथियार दे दिया जाता है, अगर उस पर लाइसेंस है तो। ठीक है, उसमें भी अब मान लो अगर कोई उसका, इसमें भी एक चीज और होती है कि मान लीजिए कोई आपका इसका कोई विधिक वारिस है निक्षेपक का, उसके जो है उसके नाम लाइसेंस नहीं है तो वारिस उसका, लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो क्या होता है फिर उसमें टाइम भी दिया जाता है उनको कि भैया इतना टाइम है, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, आपका लाइसेंस जैसे ही बन जाएगा आपके नाम आपको जो है हथियार दे दिया जाएगा। तो वो टाइम सरकार देती है, ऐसा नहीं कि कोई अगर मान लो आपके घर में लाइसेंस नहीं है, उस आधार पर लाइसेंस बन भी जाता है आसानी से। ठीक, तो जैसे ही लाइसेंस बन जाता है, प्रक्रिया हो जाती है, वो हथियार जो है आपको जो है लौटा दिया जाता है, जो भी वारिस होते हैं। लेकिन मान लीजिए ये कह रहा है कि भैया जो हथियार जो निक्षेपक ने जो जमा किया था, उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में यदि उसका विधिक प्रतिनिधि वित्त अवधि के भीतर भी आयुध गोला बारूद को वापस नहीं लेता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से, ये याद रखेंगे, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से वो जो है हथियार क्या हो जाएगा, सरकार में जमा हो जाएगा। ये याद रखेंगे, इसके आदेश से, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से उस हथियार को क्या कर लिया जाएगा, सरकार में जो है जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, उसको जमा कर लिया जाएगा, कुल मिला के कहाँ जमा हो जाएगा, सरकार के पास। ठीक है, किसके आदेश से जमा हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके आदेश से जमा हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से। जिला मजिस्ट्रेट आदेश करेगा और उस आदेश से वो जो है हथियार आपका के कुल मिला के हमेशा के लिए मान लीजिए जब्त हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। अब एक चीज और याद रखेंगे कि निलंबन की अवधि में, निलंबन की अवधि में, निलंबन की अवधि में, ये भी इंपॉर्टेंट है, अवधि में, निलंबन की अवधि में जब्ती का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। जब्ती का कोई भी आदेश आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि निलंबन बना है और उसी में जब्ती कर दो, बोले निलंबन है उसी के बीच में जब्ती भी हो जाए, तो निलंबन के आदेश जब तक बना रहता है तब तक जब्त नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी जितनी भी समय अवधि है निलंबन की, उसके भीतर जो है जब्ती का आदेश नहीं होगा। ठीक है, मान लो 2 महीने के लिए निलंबित है तो उस अवधि में जो है जब्ती नहीं होगी, उसके बाद होगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि निलंबन के आदेश के बीच में जब्ती नहीं हो जाएगी, जब्ती बाद में होगी।
जो निलंबन की अवधि वो बीत जाएगी, उसके उसके बाद भी समय अवधि दी जाएगी, समय अवधि के बाद जब आप नहीं आते तब जब्ती होगी। ऐसा नहीं कि निलंबन में ही जब्ती हो जाए। जो निलंबन की मान लो 1 महीने 2 महीने के लिए जो है, मान लो चुनाव चल रहे हैं, अब 1 महीना 2 महीना चलना है, तो 1 महीने के लिए आपका हथियार जो है जब्त हो गया, मतलब आपका जो है वहाँ जो है निलंबित हो गया उसमें है। तो जितने अवधि के लिए निलंबन बना रहेगा उतनी अवधि के लिए जो है, जो निलंबन की अवधि में जो है जब्ती का कोई भी जो है आदेश जो है पारित नहीं किया जाएगा। जब्ती से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 30 दिन पूर्व हेतु दर्शित करने के लिए सूचना दी जाएगी। ये भी याद रखेंगे कि जब्ती से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 30 दिन पूर्व हेतु दर्शित करने हेतु सूचना दी जाएगी। मतलब 30 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी और 30 दिन का आपको समय भी दिया जाएगा, क्यों ना आपका हथियार जब्त कर लिया जाए। इस तरीके की जो है आपको सूचना दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जब आपका हथियार जब्त होने वाला होगा तो उसके पहले भी जो है आपको 30 दिन पूर्व जो है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो है सूचना दी जाएगी। 30 दिन का जो है आपको कारण बताओ नोटिस कहते हैं ना, तो कारण बताओ एक नोटिस जारी किया जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कि भैया क्यों ना आपका हथियार जब्त कर लिया जाए, आप उठाने नहीं आ रहे तो क्यों ना आपका हथियार जो है जब्त कर लिया जाए, आके कारण बताएं। फिर भी आप कारण नहीं बताएंगे तो फिर आप जानते हैं कि जो है हथियार जो है जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन के जो है आपको समय अवधि दी जाएगी कारण बताने के लिए। एक तरीके से कारण बताओ नोटिस जो है आपको जो है जारी किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? 30 दिन का। इसी पे क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे कि 30 दिन का जो है आपको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस कौन देगा? जिला मजिस्ट्रेट जो है देगा आपको। इसके बाद जो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 जो है आपका मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित है। मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण। अभिग्रहण मतलब जब्ती। तो जब मजिस्ट्रेट तलाशी लेगा तो जो चीजें तलाशी में पाई जाएंगी उनको जब्त भी कर सकता है। तो इसमें केवल एक चीज याद रखना है कि मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी किसके द्वारा ली जा सकती है? मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी उपस्थिति में। या तो मजिस्ट्रेट स्वयं लेंगे या उसकी उपस्थिति में ली जाएगी, या उसकी उपस्थिति में उपस्थिति में या केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर या केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर या केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर द्वारा या उसकी उपस्थिति में। उसकी उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी। बस इतना ही याद रखना है इसमें कि केंद्र सरकार द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर जो है उसकी उपस्थिति में, या फिर जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा सशक्त कोई ऑफिसर हो सकता है, या उसकी उपस्थिति में जो है तलाशी ली जा सकती। धारा 22 के तहत जब कभी मजिस्ट्रेट के पास अभिकरण करने की शक्ति या विश्वास करने का कारण, तो ये तो कोई खास इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो अपन लिखें। तो जब भी मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि ये जो है अभिकरण करना चाहिए या तलाशी ली जानी चाहिए,
या उनको लगता है कि उनकी अधिकार क्षेत्रता में ऐसा व्यक्ति रहता है जिसकी जो है उनको तलाशी लेनी चाहिए या अधिग्रहण करना चाहिए, या जो कोई बातें आती है लोक शांति या छीन को खतरा है, इस तरीके का अगर उन्हें लगता है तो ये जो लोग भी क्या कर सकते हैं, तलाशी या अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, कुछ याद भी नहीं रखना है, बस सिंपल सेक्शन याद रखना है, इसमें कुछ अंदर ऐसा कुछ है नहीं जिसपे कोई क्वेश्चन बने। ठीक है, तो सेक्शन वाइज बस याद रख सकते हैं कि सेक्शन वाइज जो है आप इसमें याद रख सकते हैं, सेक्शन वाइज जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 23 कहता है आयुध आदि के लिए जलयानों आदि की तलाशी। इसमें भी सेक्शन ही याद रखना है, ये तीसरा जो है जलयानों जलयानों यानों आदि की तलाशी, आदि की तलाशी। ठीक है, इसमें सेक्शन वाइज ही याद रखना, इसमें कोई खास नहीं। यानो जलयानो जो है उसमें जो है कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर या इस निमित्त सरकार द्वारा सशक्त कोई भी अधिकारी, कोई भी, इसमें कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसमें भी आपको सेक्शन याद रखना है, कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट लिखना चाहे तो लिख लें, वरना कोई खास नहीं, कोई भी मजिस्ट्रेट। इसके अलावा पुलिस अधिकारी तो है ही, पुलिस अधिकारी भी कर सकता है, या केंद्र सरकार द्वारा विशेष सशक्त कोई ऑफिसर भी कर सकता है, केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर भी कर सकता है, केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर। ठीक है, ये भी कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है बस सेक्शन, इसमें भी सेक्शन याद रखना है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें भी जो है कुछ नहीं है, तलाशी ले सकता है। ये जानते ही हैं आप, तलाशी कब ली जाती है, तलाशी तभी ली जाती है जब संदेह होता है किसी व्यक्ति पे, संदेह होता है, ऐसा कोई लगता है कि भाई ये अपराधी हो सकता है, ये गलत काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, तभी तलाशी ली जाती है। तो इसमें सेक्शन, इसमें भी सेक्शन याद रखना है, इसमें भी सेक्शन याद रखना है, दोनों में सेक्शन ही सेक्शन जो है आपको याद रखना है। अब सेक्शन जो है 24 क्या कहता है, 24 कहता है केंद्र सरकार के आदेश के अधीन अभिग्रहण और निरोध। केंद्र सरकार के आदेश के अधीन केंद्र सरकार के आदेश के अधीन अभिग्रहण और निरोध। ये सेक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अभिग्रहण और निरोध। ये पूछा जाता है ये सेक्शन कि केंद्र सरकार के आदेश के अधीन अभिग्रहण और निरोध जो है किस धारा के अधीन किया जा सकता है, तो धारा 24 के अधीन जो है केंद्र सरकार भी जो है किसी भी व्यक्ति के कब्जे में मान लीजिए कोई आयुध है या गोला बारूद है तो उसको अभिग्रहण करने का जो है आदेश दे सकती है, किसी भी समय, किसी भी समय दे सकती है। केंद्र सरकार को लगता है कि कोई आयुध या गोला बारूद किसी व्यक्ति के कब्जे में है और उसका जो है अभिग्रहण करना चाहिए या उसका निरोध करना चाहिए, तो ऐसा आदेश जो है केंद्र सरकार दे सकती है, या जो है ऐसा व्यक्ति को दे सकती है, या इस अधिनियम में लिखा है कब्जे में रखने का हकदार है और उन्हें इतनी काल अवधि तक निरोध कर सकेगी जितनी वह लोक शांति और छीन के लिए आवश्यक समझे। कितनी अवधि, जितना भी अवधि के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक लगता है कि इस व्यक्ति के कब्जे से जो है हथियार को नहीं होना चाहिए या उसको जो है निक्षेप करना चाहिए, तो कर सकती है। तो केंद्र सरकार कितनी भी अवधि के लिए, जितना उसे आवश्यक लगता है या जितने समय के लिए उसे आवश्यक लगता है, क्या कर सकती है, उस हथियार को जो है अब किस लिए करती है केंद्र सरकार निक्षेप, ये थोड़ा लिख सकते हैं, लोक शांति और क्षेम के लिए आवश्यक हो, ये आप नोट कर सकते हैं, लोक शांति और क्षेम के लिए आवश्यक हो। ये चीज आप याद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है अभिग्रहण का आदेश कब देती है, जब लोक शांति और क्षेम के लिए ऐसा वो आवश्यक समझती है, और जब तक लोक शांति और क्षेम जो है उसको लगता है कि भैया जब तक इसको रखना चाहिए या जो बना रहता है कह लीजिए, तब तक वो जो है आपके हथियार को जब्त करने का जो है आदेश दे सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब तक वो आवश्यक समझती है तब तक के लिए जो है आपको ऐसा आदेश दे सकती है कि तब तक जो है आप ऐसा जो है हथियार उसको क्या करेंगे, उसको जो है आप
जमा कर देंगे, ठीक है, या कह दीजिए निक्षेप कर लेंगे, सरकार अधिग्रहित कर लेगी जब तक वो आवश्यक समझे तब तक के लिए। अब इसमें 24A और आपका और 24B दोनों है, 24A और 24B। 24A देखिए क्या कहता है, उपद्रवग्रस्त क्षेत्र इत्यादि में अधिसूचित आयुधों के कब्जे का प्रतिषेध। ये कहता है उपद्रवग्रस्त, उपद्रवग्रस्त क्षेत्र, ठीक है, ये क्या कह रहा है, उपद्रवग्रस्त क्षेत्र इत्यादि में अधिसूचित आयुधों के कब्जे का प्रतिषेध। क्षेत्र में अधिसूचित आयुध के कब्जे का प्रतिषेध। ये कब्जे की बात कह रहा है, क्या की बात कह रहा है, कब्जे की। ये कह रहा है कि भैया अगर कोई क्षेत्र ऐसा है उपद्रवग्रस्त क्षेत्र, जैसे नाम से स्पष्ट है वैसे कि अगर कोई क्षेत्र उपद्रवग्रस्त है मतलब वहां का जो है माहौल अगर ठीक नहीं है, सरकार को लग रहा है कि माहौल ठीक नहीं है, उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है, जैसे कि कई क्षेत्र हो जाते हैं, मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, उपद्रवग्रस्त होता ही रहता है भैया वहाँ। इसके अलावा पहले बीच में पंजाब का भी हाल ऐसे ही हो गया था। तो ऐसे कई स्टेट्स होती हैं जहाँ का जो है माहौल खराब हो जाता है, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो सरकार इस तरीके की जो है आदेश जो है पारित करती रहती है कि भैया ऐसे क्षेत्र में जो, अब देखिए ऐसा इसलिए करती है सरकार, अगर सभी हथियार वगैरह रखेंगे तो क्या होगा, उससे जो है विक्षुब्ध क्षेत्र, उपद्रव क्षेत्र विक्षुब्ध क्षेत्र एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्षुब्ध क्षेत्र कह लीजिए कि उपद्रवग्रस्त क्षेत्र कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उपद्रवग्रस्त क्षेत्र या विक्षुब्ध क्षेत्र एक ही चीज है, ठीक है, उसको अलग अलग नहीं कहते, विक्षुब्ध क्षेत्र भी कह सकते हैं, उपद्रवग्रस्त क्षेत्र भी कह सकते हैं, एक ही बात है, उसी का पर्यायवाची समझ लीजिए, ठीक है। विक्षुब्ध क्षेत्र कह लो या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र कह लो, ठीक है। किसी किसी बेयर एक्ट में विक्षुब्ध लिखा होगा, किसी में उपद्रवग्रस्त लिखा होगा, है ना, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ ना बैरेक्ट की भाषा होती है, देखिए शब्द एक ही होता है, उपद्रवग्रस्त लिखा है हमारे बैरेक्ट में, किसी के में विक्षुब्ध क्षेत्र लिखा होगा, कुल मिला के दोनों का एक ही मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ शांति जो है भंग है, मतलब वहां का माहौल ठीक नहीं है, उसका अर्थ यही है, ठीक है। उपद्रव कह लीजिए, विक्षुब्ध भी लिखा होगा कहीं जगह, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा रहने दीजिए, विक्षुब्ध लिखा है तो लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्द है वो तो, ठीक है, शब्द है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विक्षुब्ध क्षेत्र कह लो या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र, एक ही बात है, ठीक है। विक्षुब्ध का मतलब ही उपद्रवग्रस्त होता है, विक्षुब्ध मतलब या उपद्रवग्रस्त मतलब एक ही चीज है, कोई अलग अंतर नहीं है उसका, सीधा सीधा मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसका जो है माहौल जहाँ पे जो है ठीक नहीं है ना, उन ऐसे क्षेत्रों का जो है जहाँ माहौल ठीक नहीं है, उपद्रवग्रस्त है या विक्षुब्ध क्षेत्र है जहाँ का माहौल ठीक नहीं है, वहां पे सरकार इस तरीके का नोटिफिकेशन निकाल के जो है हथियारों को क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है, अपने कब्जे में जो है ले सकती है। ऐसा इसलिए करती है सरकार, देखिए हालांकि वैसे ही विक्षुब्ध है, वैसे ही उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है, वहां अगर मान लीजिए हथियार होंगे तो स्वाभाविक की बात है दंगा वगैरह जो लड़ाई वगैरह और बढ़ जाएगी। तो सरकार ऐसे में क्या कर सकती है, ऐसे क्षेत्रों में जो है लोगों से कहती है कि भैया इस तरीके के क्षेत्रों में आप लोग जो है कब्जे में जो है अपने हथियार ही नहीं रखोगे, आप अपने कब्जे में हथियार ही नहीं रखोगे, ठीक है। तो कब्जे का प्रतिषेध करती है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखना जी, धारा 24A काय का प्रतिषेध करती, कब्जे का, आपको बस इतना याद रखना है, काय का प्रतिषेध करती, कब्जे का प्रतिषेध, ठीक है। तो सरकार क्या कर सकती है, अधिसूचना के प्रकाशन के 4 दिन के बाद फिर प्रारंभ होगी, तो एक सरकार जो है एक अधिसूचना निकाल देगी, और जो अधिसूचना जो है निकालने के बाद, जब सरकार अधिसूचना निकालेगी तो अधिसूचना निकालने के बाद व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, वो हथियारों को जमा करना पड़ेगा, कितने दिन में करना पड़ेगा ये आपको याद रखना है। अधिसूचना अधिसूचना प्रकाशन के प्रकाशन के 4 दिन के बाद से प्रारंभ होगी, 4 दिन के बाद से प्रारंभ होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब सरकार अधिसूचना निकालती है इस प्रकार की, तो व्यक्तियों के पास जो कब्जे में जिनके हथियार हैं उनको 4 दिन का समय दिया जाएगा कि भैया 4 दिन के भीतर आप जमा कर दो। जमा तो आप जानते हैं सब जगह एक ही जगह, तो 4 दिन के भीतर उन व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, अपने हथियारों को जमा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो अधिसूचना निकलेगी
ये जो है अधिसूचना प्रकाशन के चौथे दिन से प्रारंभ हो जाएगी। जब सरकार ऐसी अधिसूचना निकालती है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने कब्जे में हथियार नहीं रखेगा, यानी कि ये जो आदेश है सरकार का, जो अधिसूचना निकाली है उसके चौथे दिन से प्रवर्त हो जाएगा, यानी उस चौथे दिन किसी के पास जो है इस तरीके का कब्जे में हथियार नहीं होना चाहिए। या कह लीजिए कि 4 दिन का उस व्यक्ति को जो है समय मिलेगा, 4 दिन के भीतर अगर कोई व्यक्ति हथियार रखता है तो उसको जो है निक्षेप करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। तो याद रखें कितने दिन के बाद से प्रवर्त होगी जी अधिसूचना? 4 दिन के बाद से, 24A में। और अधिसूचना है 90 दिन से अधिक की नहीं होगी एक बार में। याद रखें एक बार में अधिसूचना 90 दिन से अधिक नहीं होगी, से अधिक नहीं होगी। ये भी याद रखना है कि जो अधिसूचना है एक बार में निकलेगी 90 दिन, अधिकतम है, चाहे सरकार 30 दिन के लिए निकाले, चाहे सरकार 60 दिन के लिए निकाले, लेकिन अधिकतम जो समय अवधि वो 90 दिन है। सरकार इससे ऊपर जो है अधिसूचना नहीं निकाल सकती एक बार में। हालांकि 90-90 दिन करके जो है सरकार जो है बढ़ा सकती है, 90-90 करके जो है, इसमें लिख नहीं रहा हूं मैं, 90+90 करके जो है सरकार क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। तो 90-90 करके सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में जो अधिसूचना होगी वो 90 दिन ही होगी, 90 दिन से जो है अधिक नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। चौथे दिन से जो अधिसूचना 24A की काय की कब्जे की बात है। अब देखिए 24B, ये भी सेम है। 24B 24B काय से संबंधित है। 24B भी जो है आपका उपद्रवग्रस्त क्षेत्र कह लीजिए या विक्षुब्ध क्षेत्र कह लीजिए में आयुधों को लेकर जाने पर प्रतिषेध, लेकर चलने पर, सीधा लिख रहा हूं मैं, है ना, तो जिस पूरा सेंटेंस वही आएगा। यहाँ क्या लिखा? लेकर चलने पर, लेकर चलने पर प्रतिषेध। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बस इतना है, 24B में लेकर चलने की बात कह रहा है और ये कब्जे की बात कह रहा है। अगर सरकार को लगता है कि भाई कब्जे में भी नहीं रखे कोई व्यक्ति, मतलब आप रखोगे ही नहीं, आपके घर पे भी नहीं रख सकते आप हथियार, तो ये वाली 24A। और सरकार को लगता है कि भैया रखे हो, लेकिन जो सार्वजनिक एरिया है जहां लोग जाते जाते हैं वहां आप मतलब लेकर नहीं चल सकते, भले ही कब्जे में रखे ना हो, लेकिन आपको लेकर नहीं चल सकते, अपने टांग में टांग कर नहीं चल सकते हथियार को, या धारण करके नहीं चल सकते, तो ऐसा रोक लगा सकती है सरकार काय में? 24B में। दोनों में अंतर बस इतना है, ये लेकर चलने की बात कहता है और ये कब्जे की बात कहता है। दोनों पे भी रोक लगा सकती है, ऐसा नहीं कि दोनों आदेश भी दे सकती है, कब्जे का भी दे सकते हो, लेकर जैसा आदेश सरकार को अगर लगता है कि 24A का आदेश देना चाहिए तो 24A का अकेला दे सकती है, 24B का आदेश देना चाहिए 24B का अकेला दे सकती है, दोनों आदेश एक साथ देना चाहे तो दोनों आदेश एक साथ दे सकती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। अब सरकार को लगता है कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, लेकर चलने पर ही प्रतिषेध लगाया है कि भाई घर पे रखे ना, लेकिन जो है आप पब्लिक प्लेस वगैरह में जो है इस तरीके का जो है हथियार लेकर के नहीं चल सकते, तो जो है ये व्यक्ति जो है नहीं चलेगा। अब ये यहाँ पे अंतर बस इसमें देखिए दोनों सेम है धाराएं, बस अंतर यहाँ आता है। अंतर ये 4 दिन से प्रवर्त हो जाती है ये वाली अधिसूचना 24A की, और ये कितने दिन से? ये दूसरे ही दिन से प्रवर्त हो जाती है। अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से, ये याद रखना, अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से, प्रकाशन की तारीख से 2 दिन बाद प्रारंभ होगी, 2 दिन बाद प्रारंभ होगी, बस इतना अंतर है दोनों ही धाराओं में बस। और ये अधिसूचना जो है आपकी कब्जे वाली, ये प्रकाशन की तारीख से 4 दिन बाद प्रारंभ हो रही थी, मतलब 4 दिन का समय है, हथियार जमा कर आइए। और ये लेकर चलने वाली जो अधिसूचना है ये जो है आपकी दूसरे ही दिन से प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, दोनों में अंतर इतना है। बाकी 90 दिन की अवधि ये भी यहाँ भी है कि ये जो अधिसूचना ये भी जो है अधिकतम 90 दिन के लिए निकाली जाएगी और 90-90 दिन करके जो है बढ़ाई जा सकती है। तो सेम है, बस चौथा और दूसरा इसमें जो अंतर है। अगर कब्जे की बात की जाए तो चौथे दिन जो है प्रभावी होगी, और अगर लेकर चलने, अब इसमें 2 दिन, इसमें 4 दिन क्यों दिए? देखिए आप हथियार जमा करना थोड़ा बड़ा काम है, आप हथियार जमा करने जाओगे, हो सकता है निकालोगे, रखोगे, फिर जहां भी जा रहे हो आप, जैसे पुलिस थाने में जा रहे हो, तो हो सकता है टाइम, और फिर बहुत सारे लोग होते हैं ना, सब पे लगभग हथियार है, तो सभी लोग जमा करने जाना, भीड़ भाड़ होती, तो आराम से जमा हो जाए इसीलिए। और लेकर चलने में 2 दिन इसलिए दिए, मान लो आप कहीं बाहर गए हो, अपनी स्टेट में कहीं बाहर गए हो, तो भैया 2 दिन का टाइम बहुत है, लौट आओगे घर तक, उसके बाद रख दो ना घर पे, फिर लेकर नहीं चलोगे, है ना। तो भैया आज जैसी अधिसूचना आई तुरंत 2 दिन का बहुत टाइम आ जाइए घर पे टिकाइए, फिर लेके नहीं जा सकते, है ना। तो इसमें 2 दिन का टाइम है।
इसमें 2 दिन का टाइम है कि भाई दूसरे दिन 2 दिन बाद जो है आप जो है जैसी अधिसूचना निकलेगी उसके बाद जो है इस प्रकार का जो है हथियार आप लेकर के जो है नहीं चल सकते। ठीक है, ये हो गया आपका 24। अब बाकी जो सेक्शन है वो जो है कल देखेंगे, और ये कल खत्म हो जाएगा आपका जो है दंड वाले जो है कल देखेंगे, इसके सारे जो दंड है वो कल देखेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये आपका, और परसों जिसका जो है इसका टेस्ट भी लेंगे, कल खत्म करके परसों इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है।